हेलो फ्रेंड्स, वापस से स्वागत है एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी है सिंदूर का कर्ज। लखनऊ के रईसी इलाके में एक बड़ी आलीशान कोठी के बाहर एक महंगी गाड़ी खड़ी थी। कोठी से रमेश बाहर निकलता है और गाड़ी में बैठकर ड्राइवर से कहता है, फैक्ट्री चलो। रमेश की कपड़ों की फैक्ट्री है। वह अलग अलग डिजाइनर से कपड़ा डिजाइन कराता है और उन डिजाइन के थान बनवाकर मार्केट में बेचता है। यूँ तो सब ठीक है, पर वैसे तो रमेश की कंपनी के कई डिजाइन प्रचलित हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा जो लोग पसंद करते हैं वह हिंदुस्तान की अलग अलग राज्यों के पारंपरिक डिजाइन के प्रिंट हैं। यूँ तो सब ठीक है, पर एक चीज उसके मन को हमेशा बेचैन करती है और वह है उसकी कंपनी का पारंपरिक डिजाइन जो एक ब्रांड बन चुका है। वह डिजाइन उसको जाने पहचाने से लगते हैं, लेकिन पूरी तरीके से वह समझ नहीं पा रहा है कि कौन है वह जो डिजाइन उसको यह डिजाइन भेजता है। इस डिजाइनर ने ना तो कभी अपने नाम की और ना पैसे की बात की। रमेश यही सोचता कि वह डिजाइनर आखिर गुमनाम क्यों है। एक दिन रमेश ने फैसला किया कि किसी भी तरह पता लगाना होगा कि वह गुमनाम शुभचिंतक डिजाइनर कौन है। रमेश ऑफिस के नौकर को अपने केबिन में बुलाता है और पोस्ट ऑफिस भेजते हुए कहता है, तुम यह पैकेट लेकर जाओ और वहां से पता करो कि यह कोरियर कौन भेजता है। उसका नाम, फोन नंबर, पता जो भी मिले लेकर आना। नौकर पोस्ट ऑफिस जाता है तो वहां उसे बहुत कम जानकारी मिल पाती है। कोरियर भेजने वाला का केवल इतना पता मिलता है, श्रीमती गुप्ता, प्रीत विहार, दिल्ली। वह जानकारी लेकर नौकर रमेश के पास आता है। उतना सा ही पता मिलने पर भी रमेश चौंक जाता है। वह चुपचाप पता ले लेता है और मैनेजर को ऑफिस संभालने के लिए कहकर प्रीत विहार की तरफ निकल जाता है। बिना किसी पुख्ता पता के बावजूद रमेश एक घर के सामने जाकर रुकता है और दरवाजा खटखटाता है। 2 मिनट के बाद दरवाजा एक औरत खोलती है। आम सी शक्ल सूरत और कपड़ों में वह औरत रमेश को देखकर चौंक जाती है। अंदर जाकर वो कुछ औरत से पूछता है, प्रिया, तुम यह सब क्यों कर रही हो? प्रिया मुस्कुराकर बस इतना कहती है, आपको मेरा नाम याद है, बस इतना काफी है। रही बात मेरे करने की, जो जितना वक्त मेरे पास बचा है मैं आपके लिए, आपकी तरक्की के लिए करती रहूंगी। आने वाले कई महीनों का काम भी तैयार करके रख रही हूँ। एक लड़की को यही काम सिखा भी रही हूँ। रमेश की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू आ जाते हैं। वह चुपचाप वहां से चला जाता है। उसके बाद 1-2 बार प्रिया के पास गया भी। उसने इस बारे में किसी से कुछ नहीं बताया, लेकिन उसका ड्राइवर बहुत पुराना था और एक तरीके से घर का सदस्य था। उसे अंदेशा हुआ कि साहब का उस दूसरी औरत के साथ कुछ गलत रिश्ता है। उसे रमेश की पत्नी मोहिनी और बच्चों की चिंता हुई। एक दिन मौका देखकर उसने मोहिनी को रमेश और प्रिया के बारे में बता दिया। मोहिनी को विश्वास नहीं हुआ और ड्राइवर को वहां से जाने के लिए कहती है। बहुत देर तक परेशान रहने के बाद वह सोचती है कि सच क्या है, रमेश से ही पूछा जाए। वह रमेश का ऑफिस से आने का इंतजार करती है। शाम को जब रमेश आता है तो मोहिनी खाना लगाती है और रोज की तरह दोनों साथ में खाना खाते हैं। जब नौकर चला जाता है तब मोहिनी सीधे सीधे पूछती है, प्रिया कौन है? प्रिया का नाम सुनते ही रमेश सकपका जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर झूठ की घबराहट नहीं होती। रमेश मोहिनी को बताता है कि प्रिया उसकी पहली पत्नी है जिसे उसने तलाक दे दिया था। मोहिनी को याद आता है कि रमेश ने शादी से पहले ही उसे अपनी पहली पत्नी और तलाक के बारे में बताया था, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वह फिर से प्रिया से क्यों मिलने लगा है। वह पूछती है, तुमने तो मुझे तलाक का कारण तुम्हारी नापसंद बताया था, तो अब उससे फिर क्यों मिल रहे हो? मैंने तुम्हारी सच्चाई की आदत को पसंद करके ही हाँ करी थी, तो अब यह धोखा क्यों दे रहे हो? रमेश उसका हाथ पकड़कर कहता है, आज तुम्हें सब सच बताऊंगा। प्रिया गांव की बहुत सीधी, कम पढ़ी लिखी और पुराने रिवाजों के मानने वाली लड़की थी। मेरे और उसके पिता पुराने दोस्त थे। पिताजी ने मुझसे बिना पूछे अपने दोस्त को प्रिया के लिए हाँ कर दी, परंतु पिताजी के वचन को झुठलाने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। प्रिया से मेरी शादी हो गई। बिल्कुल ही देहाती थी प्रिया।
मैं उसको कहीं लेकर नहीं जाता था, वह घर में रहती और माँ का हाथ बटाती। यूं तो हमारे बीच में कोई संबंध नहीं था, लेकिन उसकी एक हुनर का मैं कायल था। उसकी हस्तकला की कलाकारी बहुत सुंदर और अनोखे डिजाइन बनाती थी। जब मैंने एक बार तारीफ करी तो उसने बिना किसी लालच के सारे डिजाइन मुझे दे दिए और कहा कि आप ले जाइए, आपके काम आएंगे। सचमुच उसके डिजाइन्स ने धूम मचा दी और मेरा कारोबार रातों रात तरक्की कर गया। 7 साल पहले तुमसे मुलाकात हुई तो पहली नजर में मैंने तुमसे शादी करने का मन बना लिया था। माँ पिताजी तो पहले ही चल बसे थे। मैंने प्रिया से सब सच बताया तो उसने बस इतना पूछा, आप खुश है ना उनके साथ? मेरे हाँ कहने पर प्रिया ने बिना सोचे समझे तलाक के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। हम दोनों का तलाक हो गया। मैं तुमसे हमेशा कहता था न कि कोई खूबसूरत पारंपरिक डिजाइन भेजता है, वह प्रिया ही है। उसने कहा था मैं तलाक नहीं जानती, आपको पति माना है और हमेशा आपकी पत्नी ही रहूंगी। मेरी मांग में आपका ही सिंदूर लगेगा। जब मैं उससे मिलने गया था तब पता चला कि वह अपने पिताजी की जायदाद से जीवन चला रही है और मेरे लिए मेहनत करती है। वह आज भी खुद को मेरी पत्नी मानती है। वह मरने वाली है, सांस की बीमारी के चलते उसके पास अब कुछ ही दिन बाकी हैं। मैं उसको सिर्फ दवाई देने के लिए जाता था। उसने मेरी कंपनी के डिजाइन्स के लिए आगे तक का इंतजाम कर दिया है। कहते हुए रमेश बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। मोहिनी ने बस इतना कहा, सो जाते हैं, कल सुबह नाश्ता करके चलना है। कहाँ? रमेश ने पूछा। बिना कोई जवाब दिए मोहिनी सोने चली गई। अगले दिन नाश्ता करके दोनों घर से निकले। मोहिनी ने ड्राइवर से कहा, प्रीत विहार चलो। रमेश सुनकर चौंक गया पर चुप रहा। वहां पहुंचकर दरवाजा खुलवाया तो दोनों को देखकर प्रिया असमंजस में पड़ गई। मोहिनी ने उसका हाथ पकड़कर सोफे पर बैठाया और कहा, मुझे तुम्हारी बीमारी का पता है, जानती हूँ वक्त बहुत कम है, इसीलिए और कुछ तो नहीं दे सकती, परंतु जो तुम्हारा सबसे बड़ा हक है आज वह तुम्हें देने आई हूँ। यह कहकर मोहिनी ने पर्स से सिंदूरदानी निकाली और रमेश के आगे करके बोली, प्रिया को उसका हक दे दो जो तुम आज तक नहीं दे पाए। रमेश चुटकी में सिंदूर लेता है और प्रिया की मांग भर देता है। प्रिया के चेहरे पर दिल खोलकर मुस्कान आती है और आंखों में आंसू। वह मोहिनी का हाथ पकड़कर गले लगाती है और आखिरी सांस ले लेती है। अपने आखिरी वक्त में रमेश के प्यार भरे हाथों से सिंदूर पाकर वह सब कुछ पा चुकी थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं।